जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। कल 2 घटनाएँ ऐसी हुईं कि एक बार फिर न्यायपालिका संदेह के घेरे में आ गई। अभी कुछ दिन पहले ही रामदेव पर एक्शन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर चुप्पी ने सवाल उठाए थे और उसके बाद केजरीवाल के बेल पर केवल उँगलियां नहीं, पूरे हाथ उठ गए सुप्रीम कोर्ट पर। बिना मांगे बेल दिए जाने की पहली घटना इतिहास में दर्ज कराई मिलॉर्ड ने। और अब इन 2 नई घटनाओं ने न्यायपालिका को पूरी तरह संदिग्ध कर दिया है। आपको तो पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड आज से 7 हफ्ते की गर्मियों की छुट्टियों पर चले गए हैं। ये अंग्रेजों के समय की आदत है। तब एसी नहीं हुआ करते थे, तो ठंडे प्रदेशों में उन्हें भागना पड़ता था। लेकिन अब जाने क्या समस्या है कि 80,000 पेंडिंग केस छोड़कर इतने लंबे समय के लिए वो आराम फरमा रहे हैं। तो चलिए दिल्ली हाई कोर्ट का पहला शर्मनाक निर्णय देखिए। 2022 में पुलवामा हमले में संलिप्त कश्मीर के 5 जैश मोहम्मद के आतंकवादियों को पटियाला हाउस की एनआईए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। एनआईए के मुताबिक पुलवामा हमले के दौरान सीआरपीएफ के काफिले के बारे में सज्जाद अहमद ने जानकारी दी थी। कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों ने मिलकर वतन के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश रची थी। ये पांचों मुजरिम न सिर्फ जैश के सदस्य थे, बल्कि वे आतंकवादियों को हथियार, गोला बारूद और रसद मुहैया कराकर मदद करते थे। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के इन 5 सदस्यों को आजीवन कारावास की जगह 10 साल की कारावास देने का फैसला लिया है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने बिलाल अहमद मीर, सज्जाद अहमद खान, मुजफ्फर अहमद भट्ट, महराज उल दीपन और इशफाक अहमद भट्ट द्वारा निचली अदालत के आजीवन कारावास की सजा के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों का निपटारा किया गया है। अब ये भी सुनिए कि अदालत ने क्या कहा। अदालत ने कहा कि जिस व्यक्ति के पास विवेक है, वह अपने पाप को स्वीकार करते हुए कष्ट सहता है। हम क्राइम एंड पनिशमेंट के लेखक फ्योदोर दोस्तोवस्की के उद्धरण का उल्लेख करते हैं। दोस्तोवस्की लिखते हैं कि यदि उसके पास विवेक है, तो वह अपनी गलती के लिए पीड़ित होगा। वही सजा होगी, साथ ही जेल भी। दोस्तोवस्की रूसी भाषा के महान साहित्यकार थे। वो जाने माने कहानीकार और उपन्यासकार थे। जज साहब लोगों को यह निर्णय देने के लिए फिलॉसफी और साइकोलॉजी का सहारा लेना पड़ा। दरअसल दोस्तोवस्की ने एक बात और लिखी थी, जो शायद जज साहब ने पढ़ी हो, कि 2 काम करने से लोग घबराते हैं। पहला, नया कदम बढ़ाना, और दूसरा, नया शब्द बोलना। जज साहब इससे बहुत प्रभावित हुए होंगे, इसलिए उन्होंने नया कदम बढ़ाया और नया शब्द बोला। एनआईए का मानना था कि जैश ए मोहम्मद के अत्यधिक कट्टरपंथी ओवरग्राउंड वर्कर थे, जिन्होंने भारत में कई आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दिया। लेकिन अदालत ने नए शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोपों की प्रकृति गंभीर और चिंताजनक है और अपराधों की गंभीरता को कम नहीं किया जा सकता। हालांकि इसमें यह भी कहा गया कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने कोई आतंकवादी कृत्य किया हो। खंडपीठ ने कहा कि उन्हें मुख्य रूप से साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया है, न कि किसी आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने के लिए। निसंदेह मात्रा तय करते समय अदालत को संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। इसमें कहा गया कि यह मान लेना खतरनाक होगा कि दोषियों का केवल उनके घृणित अतीत के कारण कोई भविष्य नहीं है। उन्हें आशा की किरण देने की जरूरत है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका ने कानून कम पढ़ा है, फिलॉसफी ज्यादा पढ़ी है। 40 बहादुर जवानों की हत्या का षड्यंत्र कोई बड़ा अपराध नहीं है। सूचना दी थी, रेकी की थी, बम बारूद पहुंचाए थे, हर तरह से मदद की थी, बस बम अपने हाथ से नहीं रखा था। तो फिर काहे का अपराध, जब बम अपने हाथ से रखा ही नहीं था। और आगे भी फिलॉसफी की क्लास चली है, उसे भी आप अटेंड कर लीजिए। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाए कि वे मुक्ति से परे हैं। भारत ने सभी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति दिखाई है
और हमारी न्याय वितरण प्रणाली भी इसका अपवाद नहीं है। मतलब जज साहब लोग भी प्रगति कर रहे हैं। यह भी दृढ़ता से मानता है कि अक्सर किसी भी दंड का अंतिम परिणाम किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए होना चाहिए, न कि उसे जीवन भर के लिए अंदर डालकर बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा खंडपीठ ने कहा कि हालांकि दोषी किसी भी अनुचित उदारता के पात्र नहीं है, साथ ही पहले अवसर पर उनके द्वारा स्पष्ट कबूलनामे से उनकी अपेक्षाकृत साफ पृष्ठभूमि, सुधार की प्रवृत्ति और उनकी कम उम्र को देखते हुए आजीवन कारावास की सजा भी उचित नहीं थी। आपने पहली बार सुना होगा कि किसी आतंकवादी द्वारा अपराध कबूल लेने पर उसकी सजा कम होनी चाहिए। उम्र कम हो तो भी सजा कम होनी चाहिए, चाहे अपराध जितना बड़ा हो। और उनमें सुधार की प्रवृत्ति भी जज साहब को कोर्ट में बैठे बैठे दिख गई। यह सब फिलॉसफी में पीएचडी करने का असर है। आगे इन्होंने ट्रायल कोर्ट को भी गलत साबित किया, क्योंकि उसने आजीवन कारावास की सजा दे दी थी। अदालत में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट आरोपों की विशालता से प्रभावित हो गया, इस तथ्य को उचित महत्व नहीं दिया कि दोषियों को पछतावा था और उन्होंने पहले उपलब्ध अवसर पर ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। जज साहब कौन सा कानून पढ़े हैं ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन दोषियों को पछतावा हो रहा है या वो सजा से बचने के लिए पछतावे की नौटंकी कर रहे हैं, यह कोई भी कानून पढ़ने वाला आसानी से जान सकता है। अगर उनमें विवेक होता तो एक काल्पनिक जन्नत के लिए निरपराध हिंदुओं की हत्या नहीं करते, ऐसे घृणित कार्य में सहभागी नहीं बनते। पकड़े जाने पर पछतावा हो रहा है, अन्यथा ऐसे 10 और कुकृत्यों को वो अंजाम देते। अब आप सोचिए कि हमारे जुडिशरी सिस्टम को क्या होता जा रहा है, कैसे सड़े और घटिया कानून है हमारे देश में, और कैसे उस कानून में फिलॉसफी और साइकोलॉजी घुसाकर न्याय की आंखों में पट्टी बांध दी जा रही है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 4 वर्षीय बच्चे के बलात्कारी और हत्यारे मोहम्मद फिरोज की फांसी की सजा को बदलकर आजीवन कारावास कर दिया था, और इसके लिए उन्होंने कहा था कि हम ऑस्कर वाइल्ड, एक आयरिश लेखक के उस कथन की याद दिलाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि संत और पापी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि प्रत्येक संत का एक अतीत होता है और प्रत्येक पापी का एक भविष्य होता है। इसलिए हम मोहम्मद फिरोज के भविष्य का ख्याल करेंगे। तब भी जज साहब लोग कानून की किताब से पहले फिलॉसफी का चैप्टर पढ़कर गए थे और उन्होंने मोहम्मद फिरोज को बचा लिया। न्यायपालिका के जजों द्वारा विदेशी साहित्य का मनमाने ढंग से हवाला देकर हमें यह याद दिलाया जाता है कि न्याय सचमुच अंधा है। यह कानून की किताबों से नहीं बल्कि साहित्य की किताबों से गवर्न होता है। मतलब यदि आप लिटरेचर से पीएचडी हैं तो आप जज बन सकते हैं और भावनाओं के आधार पर फैसला सुना सकते हैं। किसी रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, रहीम, कबीर या रामचंद्र शुक्ल की 2-4 पंक्तियां उद्धृत करके फैसला दे दीजिए, बात खत्म। फिलहाल चलिए दूसरा केस भी देख लीजिए, सचमुच आपकी आंखें फट जाएंगी। महाराष्ट्र के पुणे में पोर्शे लग्जरी कार की टक्कर से एक युवक और युवती की मौत हो गई। दोनों ने इस हादसे से कुछ मिनट पहले तक सोचा भी नहीं होगा कि अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा दोनों ही मृतक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। असली खबर यह है कि भद्दे तरीके से कार चलाने वाला एक नाबालिग था। इससे भी बड़ी बात यह है कि उसने उस समय शराब पी रखी थी, और उससे भी बड़ी बात यह है कि उसके बिल्डर पिता ने उसके हाथ में 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए की कार दे दी थी। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही मिनटों के बाद वो जमानत पर रिहा हो गया। जी हाँ, उस 17 वर्षीय नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां कुछ मामूली शर्तों के साथ उसे तुरंत ही रिहा कर दिया गया। हालांकि किशोर के पिता के खिलाफ उसे कार चलाने की अनुमति देने का मामला दर्ज किया गया है। चूंकि नाबालिग का पिता रसूखदार है, इसलिए उसने थाने में आने तक की जहमत नहीं उठाई, भले ही उसके खिलाफ एफआईआर ही क्यों न दर्ज हो गई हो। इसका कारण यह है कि न्यायपालिका को नचाने के हथियार इन लोगों के पास हैं। बड़े वकील हैं,
पैसा है, प्रभाव है, संपर्क है और फैला हुआ कारोबार भी है। जो 2 लोग इस घटना में मारे गए, उनके परिवारों के बारे में सोचिए। पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया, लाखों रुपए किस उम्मीद पे खर्च किए होंगे। उन परिवारों के सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। लेकिन अभी कहानी बाकी है। गाड़ी में न नंबर प्लेट न रजिस्ट्रेशन। 17 साल के नाबालिग ने नशे में 2 को कुचला, दोनों की मौत हुई और कोर्ट ने 15 घंटे के अंदर जमानत दे दी। और किस आधार पर जमानत दी और क्या कहा, वो सुनना सबसे जरूरी है। कोर्ट ने 4 बातें उस बिगड़ैल लड़के से कहीं, या ऐसे समझिए कि कोर्ट ने 4 शर्तें रखी। पहला, कि एक्सीडेंट पर 300 शब्दों का निबंध लिखो। जी हाँ, एक्सीडेंट पर 300 शब्दों का निबंध लिखो। दूसरा, ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करो। तीसरा, डॉक्टर की मदद से शराब पीना छोड़ो। और चौथा, मनोचिकित्सक से काउंसलिंग करवाओ। देश में कानून तो है ही घटिया, लेकिन जजों की आत्मा भी मर चुकी है। भगवान न करे कि उस जगह जज के बेटे बेटी या उनके परिवार का कोई सदस्य होता, तो क्या जज साहब उसे निबंध लिखने को बोलते? क्या ये कहते कि चलो 2 लोगों की तुमने हत्या कर दी, अब जाओ डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ। इन जैसे जजों की वजह से ही तो अपराधों पर लगाम नहीं लग पाती। अपराधी जमानत पर आकर फिर से अपराध करते हैं और कानून से खेलते हैं। निसंदेह वह 17 साल का है भी या नहीं, क्योंकि कानून से खेलने के लिए नाबालिग का बहाना भी बहुत पुराना है। खासकर 17 साल वाला बहाना, क्योंकि वो कभी 18 के होते ही नहीं। जब तक कि 21 के ना हो जाए, तब तक वो 17 के ही बने रहते हैं। मोदी सरकार ने हिट एंड रन के लिए एक कठोर कानून बनाया था, जिसमें दोषी को कड़ी सजा मिलती। लेकिन इंडी गठबंधन के नेताओं और पैसा खाऊ बिकाऊ यूट्यूब पर जमे पत्तलकारों ने इस कानून को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और ट्रक ड्राइवर्स का धरना प्रदर्शन करवाया। नतीजा कि आज उस कठोर कानून के हटने से निर्दोष हताहत हो रहे हैं और दोषी 15 घंटे में जमानत पर निकल जा रहे हैं। आज के समय में पैसे का रसूख देखिए। एक बिल्डर ने पुलिस खरीद ली, थाने में उसे पिज्जा खाने को मिला और कमजोर धाराएं लगाई गई। उसने नेता खरीद लिया, एमएलए खुद थाने में मौजूद रहे उसे छुड़ाने के लिए। उसने जज को खरीद लिया, निबंध लिखने की शर्त पर बेल मिल गई। उसने अस्पताल को खरीद लिया, मेडिकल परीक्षण में पाया गया कि लड़के ने शराब नहीं पी थी। अब और क्या देखना बाकी है? सब कुछ तो बिकता है यहाँ। न्यायपालिका पर उंगलियां इसलिए भी उठती हैं क्योंकि इसका दोहरा रवैया ऐसे मामलों में सामने आता ही रहता है। दिल्ली में एक लड़के को 200 रुपए की चोरी के आरोप में 1 साल जेल की सजा काटनी पड़ी। विचार कीजिएगा कि 200 रुपए उसने किस मजबूरी में चुराए होंगे और उसके बदले उसके पूरे जीवन पर जेल का दाग लग गया। यहाँ कोई फिलॉसफी और साइकोलॉजी याद नहीं आई जज साहब लोगों को। भारत की जेलों में 9,680 ऐसे बच्चे रह रहे हैं जिन्हें वयस्कों की जेलों में डाल दिया गया है। यहाँ तक कि लड़कियां भी इनमें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज इसके लिए राज्यों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन जब आरोपित रसूखदार और अमीर परिवार का हो तो भेदभाव क्यों होता है? आपको जॉली एलएलबी 2 फिल्म की कहानी याद होगी। वो बिल्कुल ऐसी ही घटना पर बनी थी, लेकिन वहाँ हीरो वकील था तो उस लड़के को सजा मिली। लेकिन यहाँ तो वकील भी पैसे के लिए बिकने को तैयार बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि न्याय संस्थान सभी आलोचनाओं से परे है, क्योंकि इन्हें अवमानना का कवच प्राप्त है। इसलिए न्यायालयों के फैसलों पर कोई टिप्पणी करने का फायदा नहीं है। लेकिन जब आतंकवादियों और नशेड़ियों को इस तरह साहित्य संगीत सुनाकर मासूम बताया जाएगा और उनकी सजा में रियायत दी जाएगी, तो सिर्फ उंगलियां नहीं उठेंगी, पूरा हाथ उठेगा। देश के गद्दारों के लिए मृत्यु दंड के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आजीवन कारावास से ही दर्द उठने लगा। बेहतर होगा कि हम सरकार से ऐसे सड़े कानून बदलने का अनुरोध करें जो अपराधियों का संरक्षण करते हैं। मोदी जी 400 पार करें या न करें, लेकिन इस कॉलोजियम सिस्टम और सड़े हुए कानूनों पर प्रहार जरूर करें। इसे बदलना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। फिलहाल
आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।